देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। धामी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में केदारनाथ धाम में चिंतन शिविर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। केदारनाथ धाम में 4 चिंतन शिविर बनाए जा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के अनुरोध पर नक्शा पास की 75 लाख फीस माफ कर दी गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के नियमावली में भी संशोधन किया गया है। साथ ही नवीन चक्राता टाउनशिप योजना में 40 गांव और जोड़े गए हैं। नियमावली में संशोधन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अब 5 साल से उम्र बढ़ाकर 68 तक बढ़ गई है। 5 साल और बढ़ा दी गई है। रेरा को लेकर नियमावली में संशोधन किया गया है। तो नवीन चक्राता टाउनशिप योजना में 40 गांव और जोड़े गए हैं। पर्यटन विभाग में 37 पद और किए गए हैं सृजित। केदारनाथ क्षेत्र में बनाए जाएंगे 4 चिंतन शिविर। राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना को स्वीकृति भी मिली है। कैबिनेट में कुल 13 मद आए। सबसे पहला मद था उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नियमावली के संशोधन के बारे। इसमें जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए और रिटायरमेंट जो है 65 ईयर्स पे होती है। उसमें संशोधन करके 6 साल और 66 ईयर्स तक एक साल बढ़ाया है दोनों। इसमें आप अवगत हैं कि कुछ समय पहले जो प्राधिकरण को दोबारा जीवित किया है और उसमें ये था कि हर एक प्राधिकरण नक्शे पास करने के लिए अपना स्टाफ तैनात करेंगे और स्टाफ ये रेगुलर तैनाती में कुछ समय लगेगा और ये काम नक्शा स्वीकृत करने का तुरंत होना है। और इसमें ये था कि जो तब तक के लिए कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स से स्टाफ ले लिया जाए ताकि काम ना रुके और लोगों को असुविधा ना हो नक्शा पास कराने में। और ये स्टाफ जो छोटी प्राधिकरण है छोटे ज़िलों में वहाँ दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए ये निर्णय हुआ कि जो ऊडा है जहाँ स्टेट का प्राधिकरण ये सभी ज़िलों के लिए कर्मचारियों को आउटसोर्स पे लेके और सभी ज़िलों के प्राधिकरण को मुहैया करवा देगा। औपचारिक मत था माननीय उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का पहले कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी थी। उसके बाद भारत सरकार से भी सैद्धांतिक सहमति आ गई है और आज की कैबिनेट ने 26.08 हेक्टेयर वन भूमि जो हल्द्वानी में गोलापार स्टेट क्रिकेट स्टेडियम के साथ लगी हुई है उस भूमि को इसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए सहमति दी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, 13 प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है कैबिनेट की बैठक में। इन कौन से ये 13 प्रस्ताव है और सबसे अहम प्रस्ताव कौन सा रहा इस बार जिस पर मुहर लगी है? देखिए मनीष, कैबिनेट के आज मुख्य तमाम जो फैसले हैं उसकी अगर हम बात करें उसमें 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसमें खास तौर से जो बेहद अहम प्रस्ताव माना जा रहा था क्योंकि बहुत लंबे समय से इस पर बात चल रही थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया था। आज की अगर हम बात करें तो नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की जो है वो केंद्र से मंजूरी मिल गई है। इसमें हल्द्वानी में गोलापार वन विभाग की भूमि पर हाईकोर्ट शिफ्ट होगा। 26.08 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। बहुत लंबे समय से इस पे कभी राजनीति हुई लेकिन आज ये संशय भी दूर हो गया। जो नैनीताल हाईकोर्ट है अब हल्द्वानी में शिफ्ट होगा, इसका रास्ता भी एकदम साफ हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो खास प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग नियमावली में संशोधन हुआ है। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है 5 साल तक के लिए होगी और उम्र जो है वो 2 साल बढ़ा दी गई है। पहले 66 वर्ष तक की थी लेकिन अब 68 वर्ष तक की आयु जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनकी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें रेरा को लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया गया है, इसकी नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके अलावा अगर हम चौथे मत की बात करें तो आवास विकास विभाग में नवीन चक्राता टाउनशिप को जो लेकर के जो है सीएम ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा इस योजना में 40 गांव और जोड़े गए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ये टाउनशिप बनाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 5वां मद है जो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, इसमें पर्यटन विभाग में 37 पद और सृजित किए गए हैं। इसमें 12 पद जिला मुख्यालयों में बढ़ाए गए हैं और 25 पद जिलों में फील्ड ऑफिसर के बढ़ेंगे। इसको लेकर की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा केदारनाथ में क्षेत्र में 4 चिंतन शिविर बनाए गए हैं जिसकी जो नक्शे पास की जो फीस थी जो केंद्र सरकार को
पे करनी थी राज्य सरकार को, उसको माफ कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अनुरोध किया था कि कैबिनेट में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा इस फीस को माफ कर दिया जाए। तो राज्य सरकार ने दोनों सरकारों के बीच का मामला पाते हुए इसको माफ कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में बड़ा संशोधन हुआ है। 2019 की जो नियमावली है उसमें संशोधन किया गया है। इसमें उच्च शिक्षा से जुड़ा भी एक मामला आया है मनीष। इसमें उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति मिली है, यानी हर साल जो टॉप 3 में रहने वाले छात्र हैं उनको मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा खनन से जुड़ा एक मामला आया है जिसके प्रस्ताव पर मोहर लगी है। खनन विभाग से जुड़े मामले की अगर हम बात करें तो उसमें नियमावली में संशोधन हुआ है, यानी खनन पट्टों की जांच के जो नियम है उनमें जो है संशोधन हुआ है। इसके अलावा जो जिला विकास प्राधिकरण से जुड़ा एक मामला आया है जिस पर मोहर लगी है। इसमें पदों के सृजन को लेकर एक बड़ा निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, यानी उड़ा जो संस्था है सभी जिलों में स्टाफ की नियुक्ति करेगा। उसके बाद पूर्व में आउटसोर्स जो कर्मचारी रखने का निर्णय हुआ था, इसमें जो है स्टाफ की नियुक्ति होगी इसके अंतर्गत। तो ये कुछ ऐसे अहम फैसले थे मनीष जिनका मैंने जिक्र किया है। लेकिन इसके बीच अगर हम बात करें, क्योंकि लंबे वक्त से भू कानून की जो मांग है वो चल रही है, तमाम जो क्रांतिकारी ऐसे सोशल वर्कर हैं वो लगातार इसकी मांग उठाते आए हैं, जो तमाम जन आंदोलनकारी हैं वो उसकी मांग उठाते आए हैं, लेकिन भू कानून पर अभी कोई राय नहीं बन पाई है। हालांकि इसको लेकर कमेटी का गठन जरूर हुआ है और हर बार ये कयास लगाए जाते हैं कि इस बार भू कानून पर कोई सहमति बनेगी या चर्चा होगी, लेकिन इस बार भी कोई भू कानून पर चर्चा नहीं हुई है। हालांकि तमाम जो और जरूरी प्रस्ताव हैं उन पर मोहर जरूर लगी। मनीष, भू कानून पर चर्चा नहीं हुई है और हमेशा ये कयास लगाए जाते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि भू कानून पर चर्चा होगी, लेकिन होती नहीं है। पेच कहाँ अटक जाता है भू कानून को लेकर बार बार? देखिए बिल्कुल मनीष, इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि जो कमेटी का गठन इसमें किया गया है, कमेटी ने अपना जो ड्राफ्ट है वो अभी राज्य सरकार को नहीं सौंपा है। कमेटी ने किन किन विषयों पर अध्ययन कर लिया है उसका कोई फाइनल प्रारूप सरकार के पास नहीं आया है। जाहिर है जब तक ड्राफ्ट तैयार नहीं होगा, जब तक तमाम सुझाव नहीं आएंगे कमेटी के, तब तक उस बिल पर कोई बात नहीं हो पाएगी, उस अध्यादेश पर कोई बात नहीं हो पाएगी, ना इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा हो पाएगी। तो इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। जब तक उसका फाइनल ड्राफ्ट जो है वो सरकार के पास नहीं आ जाता है, तब तक इसमें कैबिनेट पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है जब तक फाइनल ड्राफ्ट सरकार के पास आएगा उसके बाद इस पर चर्चा होगी। यही तो लेकिन सवाल है अस्करी कि ये फाइनल ड्राफ्ट आएगा कब तक, क्योंकि सरकार बोल तो रही है और हर मंच से इस बात को उठा रही है, बोल भी रही है। अब फाइनल ड्राफ्ट ये आएगा कब तक इनके पास? देखिए इसमें अगर हम इसमें चूंकि अभी कोई तय समय सीमा इसमें नहीं रखी गई है, अगर इसमें कोई ऐसी कह सकते हैं इसमें अगर कोई ऐसा टाइम लाइन रखी जाती या समय सीमा रखी जाती तो कहा जा सकता था कि फला वक्त तक आ जाएगा। लेकिन इसमें कमेटी का गठन जरूर हुआ है, लेकिन उसमें सुझाव किस तरह के हैं, अध्ययन किस तरह का है, स्टडी किस तरह की चल रही है, वो अभी साफ नहीं हो पाया। मनीष, अच्छा, एक चीज़ और भी है, नैनीताल हाईकोर्ट को अब हल्द्वानी शिफ्ट करने का अब रास्ता साफ हो गया है। हल्द्वानी शिफ्ट हो जाएगा हाईकोर्ट तो कितना फायदा होगा? देखिए जाहिर है ये जो कनेक्टिविटी के लिए कदम उठाया गया है मनीष, तमाम जो हमारे राज्य के लोग हैं जो अपने अलग अलग मामलातों को लेकर नैनीताल का रुख करते थे, अब उनका सफर भी कम होगा। जाहिर है अगर कोई देहरादून से जाने वाला व्यक्ति नैनीताल जाएगा तो नैनीताल की बजाय हल्द्वानी जाएगा, यानी उसका घंटों का सफर कम हो जाएगा और इससे समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी और तमाम फायदा जो है आम लोगों को इससे पहुंचेगा। इसमें खास बात यह है कि कनेक्टिविटी के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि एक तरह से अगर हम कहें तो केंद्र बिंदु कह सकते हैं हल्द्वानी को। वहां से सभी जो 13 के 13 जनपद हैं उनकी कनेक्टिविटी में आसानी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नैनीताल को जो है नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का कदम जो है राज्य सरकार ने उठाया है, जो हल्द्वानी में शिफ्ट होगा। और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके रोजगार के आयाम भी इसमें बढ़ेंगे। जाहिर एक बड़ी संस्था वहाँ पर बनेगी तो वहाँ पर जो तमाम रोजगार के आयाम हैं वो खुलेंगे, वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, पलायन जो है उस पर अंकुश लगेगा। तो कई बहुत सारे इसके जो है फायदे हैं और दूरगामी परिणाम इसके देखने को मिल सकते हैं। मनीष, अस्करी ये कब तक हो जाएगा, ये शिफ्टिंग कब तक हो जाएगी, कुछ ऐसा? देखिए इसमें रोड मैप सरकार पूरा तैयार कर रही है, केंद्र से चूंकि मंजूरी मिल चुकी है और 26 हेक्टेयर से ज्यादा
वन भूमि को खाली कराया गया है, उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कराया जा रहा है। पूरा नक्शा जिस तरह से होना चाहिए हाईकोर्ट का, उस नक्शे पर सरकार काम कर रही है, आवास विकास काम कर रहा है। तो जैसे ही तमाम चीजें क्लियर होंगी उसके बाद से इसकी फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है, लेकिन इतना जरूर है, फाइनल ये हो चुका है। अब जो नैनीताल हाईकोर्ट है वो शिफ्ट होगा, चूंकि कैबिनेट ने इस पे मोहर लगा दी है। और जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि वहां पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं उसका विरोध कर रहे थे, जिनकी जमीनें वहां पर आती हैं, चूंकि कुछ जमीनें इसमें राज्य सरकार की थी, कुछ जमीनें इसमें केंद्र सरकार की थी, रेलवे की थी। तो ये तमाम अड़चनों से पार पाते हुए धामी सरकार ने बहुत कम समय में ये डिसीजन लिया है। और इसको कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर जिस तरह से लड़े मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और लगातार वो उन्होंने तमाम जो आला अधिकारियों के साथ बैठकें भी की, कई बैठक इसको लेकर हुई, लेकिन अभी रास्ता साफ हो गया है और बहुत जल्द जो है हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये तय है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, पर्यटन क्षेत्र में 32 पदों और भी बढ़ाए जा रहे हैं पद। अस्करी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल मनीष, हाँ, इसमें देखिए पर्यटन विभाग में 37 प्रोजेक्ट सृजित किए गए थे, इसमें 12 पद जिला मुख्यालयों में बढ़ाए गए हैं और 25 पद जिलों में फील्ड ऑफिसर के बनेंगे। क्योंकि जाहिर है, अगर हमारा जो राज्य है मनीष, वो टूरिज्म के नाम से जाना जाता है, जो दूर दराज से लोग आते हैं वो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में फील्ड वर्कर्स की बहुत जरूरत थी पर्यटन विभाग में। इसको ध्यान में रखते हुए 25 पद जिलों में जो है फील्ड ऑफिसर के बढ़ाए गए हैं, जिससे खास तौर से पर्यटन विभाग को सीधा फायदा इसका पहुंचेगा। मनीष, अस्करी, फिर सवाल उठने लगता है कि ऐसे कई मतलब क्षेत्र हैं जिसमें अभी भी पद खाली हैं, तो उनको भरने की बजाय आप अभी एक फिर से नया चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो क्या उसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी? देखिए मनीष, इन तमाम चीजों पे चूंकि अगर हम बात करें, खासतौर से पर्यटन विभाग पूरी स्टडी के बाद ही उन्होंने ये पद सृजित किए हैं, और इसमें चूंकि मैन पावर की कमी पड़ रही थी, सबसे ज्यादा अगर हम राजस्व वाले विभागों की बात करें तो उसमें आबकारी के बाद टूरिज्म का नाम आता है। यानी पर्यटन का जो विभाग है, पर्यटन का जो मंत्रालय है हमारे सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, उसमें सबसे ज्यादा राजस्व आता है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए मैन पावर की कमी ना हो, इसमें पद सृजित किए गए हैं। लिहाजा और तमाम विभागों में जो पद खाली हैं उनको भी भरने की प्रक्रिया चल रही है, और लगातार हालांकि उसके लिए मांगे भी उठती हैं। तमाम जो छात्र हैं जो अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी वक्त वक्त पर मांग उठाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अपडेट है वो यही है कि पर्यटन विभाग में 25 नए पद सृजित किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा फायदा पर्यटन विभाग को पहुंचेगा, बड़ा फायदा उत्तराखंड में जो पर्यटन क्षेत्र है उसको पहुंचेगा, और आसानी होगी पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारियों को। कई बार देखा जाता है कि मैन पावर की कमी पड़ती है और काम समय पर नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह की चीजों में बहुत फायदा राज्य सरकार को पहुंचने वाला है। काफी फायदा होगा और पर्यटन विभाग को होने वाला है, और जो काम नहीं हो पाते थे या देरी से होते थे वो अब जल्दी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।